फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मोटिवेशनल कोट है इसमें बहुत ही शानदार लाइंस बोली गई हैं। बोला गया है, अक्सर अकेलेपन में वही गुजरता है जो ज़िंदगी में सही फैसले को चुनता है। मतलब आपने बहुत सारी बार देखा होगा कि लाइफ में कई बार ऐसा फेज़ आता है ना कि जैसे आपको कुछ भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, कई बार आप बिल्कुल अकेला फील करते हैं। कई बार आपके पास ये नहीं होता है कि आप किसी से डिस्कस कर सकें, आप किसी से अपनी बात शेयर कर सकें। तो होता क्या है कि आप खुद से ही चीज़ों को अपने आप से एनालाइज़ करते हैं और एनालाइज़ करके अपनी ज़िंदगी में जो फ़ैसले लेते हैं ना, अगर वो फ़ैसले सही बैठ जाते हैं तो लाइफ में आप जो भी कुछ अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर ले जाते हैं और आप सक्सेसफुल होकर दिखाते हैं। तो यही बोला गया है, अकेलापन, अगर आप अकेलेपन को अच्छे से इस्तेमाल कर पाए, अकेलेपन को प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर पाए, तो फिर आप लाइफ में बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ सकते हैं और ज़िंदगी में एक तरीके से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो यही था आज का मोटिवेशनल कोट। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बोला गया है, सबसे पहले अगर आप देखेंगे कोरोना पेशेंट्स जो हैं वर्ल्ड के अंदर टोटल 3 करोड़ का आंकड़ा जो है वो पार हो गया है। और इंडिया के अगर आप केसेस देखेंगे तो लगभग 52,12,686 पेशेंट्स जो हैं अब तक आ चुके हैं। उसके बाद जो टोटल पेशेंट जिनकी जान चली गई वो हैं 84,404 पेशेंट्स जिन्होंने कोरोना वायरस की वजह से इंडिया के अंदर अपनी जान गंवा दी हैं। टॉप पे देखेंगे तो टॉप पे यूएसए, दूसरे पे इंडिया, तीसरे पे ब्राज़ील, चौथे पे रशिया, पांचवें पे पेरू बना हुआ है। इंडिया जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, लगभग 96,000 प्लस केसेस आ रहे हैं 1 लाख के आसपास, तो ये जल्दी ही यूएसए को क्रॉस करता हुआ नज़र आएगा। तो इस बारे में आप आइडिया रखिएगा। टॉप के अगर इंडिया में स्टेट्स देखेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं वो है महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। आइडिया रखिएगा। अब सबसे पहले जो आज का सबसे विवादास्पद आप बोल सकते हैं जो पूरे दिन का घटनाक्रम रहा, उसमें बोला गया है कि जो हरसिमरत कौर जी हैं, ये अभी तक जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थी, इन्होंने अब एनडीए का साथ छोड़ दिया है। इन्होंने यूनियन कैबिनेट जो ये कैबिनेट पद का था, जो मंत्री थी, ये इन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया है और अब इनका एक तरीके से जो इस्तीफ़ा है वो भी मंजूर कर लिया गया है। और अब ये बोल रही है कि ये फार्मर्स के साथ खड़ी रहेंगी, उनके हितों के लिए आखिरी तक लड़ाई करेंगी। ये आखिर माजरा है क्या? अभी आपने देखा होगा फार्मर्स से रिलेटेड एक ऑर्डिनेंस पास किया गया लोकसभा के अंदर, तो ये GS3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड। उसके बाद अभी लोकसभा में जो इस बिल का जो नाम रखा गया है, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020, इसे पास करा गया है, जिस वजह से सारा ये विवाद खड़ा हो गया है। बहुत सारे किसान भाई जो हैं वो सड़कों पे उतर आए हैं। उन्हें लग रहा है कि उनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, जो कि सही भी है। आप देखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा इशू है क्या है। सबसे ज़्यादा इशू बेसिकली आपको देखने को मिलेगा इसमें जो फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020 का है। इसमें जो इम्पोर्टेंट कंसर्न्स हैं जो वो है ट्रेड एरिया से रिलेटेड, कि ट्रेड एरिया कौन से होंगे, ट्रेडर का जो डेफिनीशन है उस बारे में डिस्प्यूट है। उसके डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मान लो कोई दो झगड़े हो जाते हैं किसी किसान और ट्रेडर के बीच में, तो वो झगड़े को रिजॉल्व करने के लिए क्या कुछ प्रावधान है उनको डाइल्यूट किया गया है। मार्केट फीस से रिलेटेड इश्यूज नज़र आ रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा मैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए ट्रेड एरिया होता क्या है आखिर। ये ट्रेड एरिया कोई भी अगर आप देखेंगे जहाँ पे भी जिस भी लोकेशन में कोई चीज़ प्रोड्यूस करी जा रही है, जैसे गेहूं की फसल जो है वहाँ रखी जा रही है, उसको कलेक्ट करके रखा जा रहा है, तो उसके बाद जो जहाँ पे भी रखा जा रहा है उसको एग्रीगेशन जो है उसका इंक्लूडिंग देखेंगे, जो फार्म गेट्स, फैक्ट्री प्रीमिसेस जहाँ पे रखा जा रहा है, वेयर हाउस जहाँ पे गोदाम जिसे आप बोलते हैं, गोदाम में रखा जा रहा है, सिलोज एक तरीके से आपने देखा होगा, जैसे बोरे जो होते हैं, बड़े बड़े बोरे जो बेसिकली होते हैं, जहाँ पे अनाज को एक बार रख दो तो वो ख़राब नहीं होता है, मॉइस्चर भी लग जाए, कुछ भी हो जाए, ख़राब नहीं होता, वो बेसिकली बोलते हैं। उसके बाद कोल्ड स्टोरेज में जो वो रखा जाएगा, वहीं से डायरेक्ट ट्रेड देखने को मिलता है। और कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ से किसान जो है अपनी फसल का जो एक तरीके से मोल भाव कर सकें, व्यापार कर सकें, अपने फसल को बेच सकें, उस पूरे एरिया को बोला जाएगा ट्रेड एरिया। तो ये हो गया ट्रेड एरिया। अब आगे आप समझिए कि ये बेसिकली जो ट्रेड एरिया है, अब नए जो कानून आया है इसमें बोला गया है, इट विल कन्फाइन APMC मंडीज
जहाँ पे उन एपीएमसी मंडी जहाँ पे 200 से 300 गांव की जो फिजिकल बाउंड्रीज टच होती है, उनको अब फ्री हैंड दिया गया है जो कॉरपोरेट बायर्स होते हैं। अब ये कॉरपोरेट बायर्स क्या होते हैं? कॉरपोरेट बायर्स बेसिकली जैसे आप देखेंगे रिलायंस हो गया, या फिर आप देखेंगे वॉलमार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अब ये सब जो है बेसिकली डायरेक्ट किसानों से बड़े पैमाने पे खरीदेंगे। तो अब जब बड़े पैमाने पे ख़रीदारी करी जाएगी तो इन मंडीज़ का जो ये जो मंडी है, इनकी मंडियों की जो एक तरीके से जो औपचारिकता है, जो इनका जो यूज़ है वो बेसिकली ख़त्म होते हुआ जाएगा। अब कॉरपोरेट बायर्स हैं, उन्होंने बोल दिया कि हाँ भाई आपकी फसल में मान लीजिए 50 कुंटल गेहूँ होना, उन्होंने बोल दिया फ़ोन करके कि भैया 50 कुंटल गेहूँ ये डायरेक्ट मुझे चाहिए। अब किसान ने बोला ठीक है हम साहब आपको ये दे देंगे। तो इन मंडीज़ का बेसिकली काम ही क्या रहा? अब इससे नुकसान क्या होगा? मान लीजिए किसी भी किसान में और किसी भी जो कॉरपोरेट बायर है उसके बीच में बात बन गई और उसने अपना माल उठाया बेच दिया। तो जो छोटे मझोले किसान हैं, जैसे कि जिनके पास 5 कुंटल हो रहा है, जिनके पास 6 कुंटल हो रहा है, जिनके पास 10 कुंटल हो रहा है, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। इसमें आप देखेंगे इट एक्सक्लूड्स मार्केट यार्ड्स और जो सेंटर्स जो कि मैनेज किए जाते हैं लाइसेंसी वेयर हाउस, सिलोज, कोल्ड स्टोरेजेस और दूसरे स्ट्रक्चर्स के द्वारा ये जो मार्केट होगी ये नोटिफाई करी जाएगी एज डीम्ड मार्केट्स अंडर एपीएमसी एक्ट। तो अभी तक क्या आप देखते थे, जो मंडी में बेसिकली ये जो ट्रेडर्स होते थे ये बेसिकली बिचौलिए का काम करते थे किसी भी बड़े कॉरपोरेट और किसानों के बीच में। मान लीजिए 50 रुपये किलो लेट से कोई चावल है, ये चावल है और कॉरपोरेट बायर है, इसको किसान को ये चावल बेचना है। तो ये ट्रेडर जो बीच वाला होता था ये क्या करता था कि बोलता था भैया 48 रुपये किलो आप हमको ये चावल दे दो और आपका जितना भी 40 कुंटल 50 कुंटल चावल है ये सब हम एक साथ खरीद लेंगे, आपको इसके पैसे दे देंगे तुरंत। अब इसने किसान को पैसा पेमेंट दे दिया। अब पेमेंट देने के बाद फिर इसने बात करी इससे कॉरपोरेट वाले से, उसने बोला कि साहब ये हमने जो चावल है ये 52 रुपये किलो ख़रीदा है, आपको हम ये 55 रुपये किलो देंगे। तो इसने जो चीज़ 48 रुपये किलो ख़रीदी उसने 55 रुपये किलो अगर बेच दी तो बीच में 7 रुपये का जो बेनिफिट है, 7 चौक 28 हज़ार रुपये का सीधे सीधे इसको बेनिफिट मिल गया बिना कुछ करे ही। तो यही जो बिचौलियागिरी है इसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने की जो बात की जा रही है। काफ़ी ज़्यादा नुकसान किसानों को इन ट्रेडर से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होता है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है वो नज़र आता है। लेकिन चूंकि अब किसान को आदत पड़ गई है कि बिचौलिए की थ्रू ही उनका ज़्यादातर बेसिकली जो बेचते हैं वो अपनी फसल, तो इस वजह से उन्हें लग रहा है कि अब ये जो है उनका काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान होगा। ये सब वजह से काफ़ी ज़्यादा विरोध होता हुआ नज़र आ रहा है। क्रिएशन ऑफ एडिशनल ट्रेड एरिया आउटसाइड ऑफ मंडीज इज़ एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड फार्मर्स द फ्रीडम ऑफ चॉइस टू कंडक्ट ट्रेड ऑफ देयर प्रोड्यूस। अब क्या है कि इस ट्रेड एरिया जो अभी तक ये मान लीजिए जो गोदाम होता था इसके बाहर भी अपना जो है अपना वो लगा सकेंगे, अपना बेच सकेंगे, अपना जो भी प्रोड्यूस है, गेहूं है, चावल है, सब्जी है, जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे बेच सकेंगे। तो इससे इनका जिस भी भाव में बेचना चाहते हैं वो बेच पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ट्रेडर कौन है। ट्रेडर एक ऐसा पर्सन होता है जो किसानों से, मैंने अभी बताया, जो किसानों से सामान गेहूं चावल अलग अलग उससे खरीदता है, अलग अलग स्टेट से खरीदता है, स्टेट के अंदर ही डिस्ट्रिक्ट वाइज खरीदता है, या फिर दोनों मतलब स्टेट से या भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट खरीदता है। इसमें होलसेल ट्रेड देखने को मिलता है, बहुत बड़े ह्यूज जो बड़े बड़े व्यापार होते हैं, मतलब बड़े बड़े पैमाने पे गेहूं की खरीद हो गई, चावल की खरीद हो गई, या फिर रिटेल ट्रेड छुट्टा जो व्यापार हो गया, एंड यूज़ मतलब सिर्फ अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई खरीद रहा है, वैल्यू एडिशन प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई गेहूँ खरीद के उससे मान लीजिए ब्रेड बनाना चाहता है तो उसने अपनी वहाँ पे खरीद के उसको प्रोसेसिंग प्लांट में उसको ले जाया गया। उसके बाद बहुत सारी और दूसरी चीज़ों के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, कंजप्शन जिस हिसाब से उसका उस हिसाब से खरीदता है। तो यहाँ पे जो ट्रेडर की डेफिनीशन दी गई है कि जो भी ट्रेडर जिसके पास पैन कार्ड होगा वो किसी भी किसान से फार्मर का प्रोड्यूस किसी भी ट्रेड एरिया के अंदर खरीद सकेगा। अब जो ट्रेडर होगा वो ऑपरेट करेगा बोथ एपीएमसी मंडी और ट्रेड एरिया, मतलब दोनों जगह मंडी के अंदर भी वो उनके साथ व्यापार करेगा और ट्रेड एरिया जो मैंने आपको बताया उसमें भी व्यापार करेगा। तो अब इस अंडर द प्रेजेंट सिस्टम इस सिस्टम में जो कमीशन एजेंट्स होते हैं इनको ट्रस्ट
ट्रस्ट किया जाता है, क्योंकि ये लाइसेंस होते हैं, ये जो ट्रेडर्स होते हैं ना ये लाइसेंस्ड होते हैं, इनके पास ये है कि ये किसी भी तरीके से नुकसान नहीं कर सकते किसानों का ज़्यादा, किसानों से एक लिमिट तक ही पैसा ले सकते हैं, या फिर उनकी बात उन्हें माननी ही पड़ेगी। मान लो 50 किलो बोला तो ये नहीं कि उन्हें पैसा जो भी देना है, जैसे 50 कुंटल कुछ खरीदा अगर गेहूं चावल, तो उन्हें 50 कुंटल का पेमेंट जो है उन्हें उसकी पर्ची देनी पड़ेगी और वो पैसा देना ही देना पड़ेगा। तो इस तरीके से वो कहीं से भी किसी तरीके की धोखाधड़ी नहीं कर सकते। मान लीजिए ऐसा नहीं कर सकते कि पैसा लेके किसानों का माल ले लिया और पैसा दिया ही नहीं, कि बोल दिया भाई बाद में देंगे और भाग गए। इस तरीके से चीज़ें नहीं, क्योंकि वो रजिस्टर्ड होते हैं। लेकिन नए सिस्टम के हिसाब से अब क्या होगा कि किसी भी तरीके से वेरीफाई नहीं किया जाएगा, जो क्रेडिबिलिटी होगी ट्रेडर की अब वो वेरीफाई नहीं कर सकते। मतलब कौन जो ट्रेडर होगा, मान लीजिए किसान ने किसी ट्रेडर से बात कर ली कि भाई आप हमारा 100 कुंटल जो है गेहूं आप ये खरीद लीजिए और इसके पैसे आप हमें दीजिए। अब उसने क्या किया, 100 कुंटल गेहूं की बात कर ली और मान लीजिए उसने 100 कुंटल खरीद लिया और उसके बाद वो गायब हो गया, या फिर उसने वो लेके जहाँ पे भी उसे भेजना था उसने भेज दिया और उसके किसान जो है वो बेचारा मारा मारा फिर रहा है। क्यों? क्योंकि अब वो वेरीफाइड नहीं होगा, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है किसानों को। अब सबसे ज़्यादा इशू वाली जो बात है कि सबसे ज़्यादा इश्यूज़ क्या है, मार्केट फ़ी ऑफ अ कंसर्न। तो अकॉर्डिंग टू एक्ट अगर आप देखेंगे, कोई भी मार्केट फीस या फिर सेस या फिर लेवी अंडर एनी स्टेट APMC एक्ट और एनी अदर स्टेट लॉ विल बी लेवीड ऑन एनी फार्मर और ट्रेडर और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड एंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म। कोई भी मार्केट फीस नहीं लगाई जाएगी। दूसरी चीज़, जो एग्जिस्टिंग नया वाला जो सिस्टम आया, इसमें मार्केट फीस जो है लगभग 3% रूरल डिप्लॉयमेंट चार्ज लगेगा, 3% जो है आढ़ाती कमीशन लगेगा और 2.5% ये ऑफ अबाउट चार्ज चेंज्ड। तो ये जो आप समझिए, जैसे GST में आपने देखा होगा, GST का जो पूरा एक सिस्टम है, पहले जो टैक्स सिस्टम था उसमें आप देख लीजिए और आज के GST वाले सिस्टम में देख लीजिए। जब से GST आया तब से हमारे देश की इकॉनमी कंटिन्यूसली आप ये समझ सकते हैं कि हमारी डिक्लाइन होती जा रही है इकोनॉमी। उसके बाद मोनेटाइजेशन डिमोनेटाइजेशन हुआ, उससे भी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था और उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स अभी हमें जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन के पहले दिख रहे थे। अब चूंकि ये एक नया किसानों के लिए जो ऑर्डिनेंस लाए, इसके भी अगर आप लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स देखेंगे तो कहीं ना कहीं किसानों का बहुत ही बड़ा नुकसान नज़र आएगा। क्योंकि अभी जिस सिस्टम में चल रहे थे, किसानों को पहली चीज़ तो एक अफोर्डेबिलिटी थी कि हाँ भाई ऐसे सारे काम उनके होते थे और वो इसी तरीके से काम कर रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, मोनोपोली होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि अब सारे कॉरपोरेट्स जो है वो बड़े बड़े जो जिनकी फैक्ट्रीज़ हैं, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, बिस्किट की कंपनी है, ब्रेड की कंपनी है या अलग अलग एडिबल आइटम्स की कंपनी है, वो बेसिकली ज़्यादा पैसा दे के वो सारा माल खरीद लेंगे और इसकी वजह से जो मंडी है, मंडी का सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, जिस वजह से बेसिकली किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। और जो दूसरे इश्यूज़ हैं वो ये है कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा, मान लीजिए कोई दो लोग, एक ट्रेडर और एक किसान के बीच में कोई झगड़ा हो गया किसी पैसे के लेन देन में, तो जो ट्रांजैक्शन बिटवीन फार्मर एंड ट्रेडर होगा, इसमें आप जो है ये मे सीक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन बाय SDM को बीच में लाके एक म्यूचुअली एक्सेप्टेंस बन जाएगा कि हाँ भाई जो ट्रेडर और जो किसान के बीच की जो गलत फहमी है वो दूर कर दी जाएगी और जो भी उनके इश्यूज़ होंगे उनको म्यूचुअली ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन अब क्या होगा, SDM जो है ये जो डिस्प्यूट्स हैं इनको कंसिलिएशन बोर्ड की तरफ भेज सकता है, अपॉइंट कर सकता है कि ये जो है इसको बाइंडिंग जो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट होगा, मतलब इस डिस्प्यूट का अब SDM जो है पूरी तरीके से इसका निर्धारण करवाएगा ही करवाएगा। और इस सिस्टम जो होगा इसको अब कहीं ना कहीं किसानों के साथ अब इसमें मिसयूज़ होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि इस एक्ट में किसान जो है वो इस मान लीजिए कोई डिस्प्यूट हो गया ना, तो SDM की जो बात होगी वो लास्ट और फाइनल होगी, उसको सिविल कोर्ट में कोई भी किसान चैलेंज नहीं कर सकता। तो ये सबसे बड़ा एक इशू जो है किसानों के लिए लग रहा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान नज़र आ रहे हैं। तो ये था टोटल फार्मर रिलेटेड ऑर्डिनेंसेस के बारे में मैंने आपको बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा।
फिर यहाँ पे बात की जा रही है अ पुश फॉर रिफॉर्म GS2। यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस जो है उसके बारे में बात की जा रही है। अभी इंडिया नया नया फिर से जो है मेंबर बना है, नॉन परमानेंट सीट पे जीत के आया है। तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे यूनाइटेड UNSC के जो मेंबर्स जो सबसे ज़्यादा बार बने हैं 1946 से अब तक, सबसे ज़्यादा बार जापान बना है, फिर ब्राज़ील, जापान 11 टाइम्स, ब्राज़ील 10 टाइम्स, अर्जेंटीना 9 बार, इंडिया 8 बार, पाकिस्तान 7 बार, कोलंबिया 7 बार, इटली 7 बार और कनाडा 6 बार। तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये बन जाता है कि आप ये चीज़ याद रखें कि इस समय जो ऑर्डर है कि सबसे ज़्यादा बार कौन बना और सबसे इंडिया का क्या नंबर है, तो ये इस बारे में आप आइडिया रखिएगा। और जो ये नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, ये जो 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, इनका जो बेसिकली जो टर्म होता है वो 2 साल का होता है, तो ये आइडिया रखिएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, तो इसमें बेसिकली 5 परमानेंट मेंबर होते हैं जिनके पास वीटो होती है, वीटो पावर। तो वो 5 मेंबर्स कौन हैं जिनके पास वीटो पावर है? वो है चाइना, फ्रांस, रशिया, UK और USA। अगर आप मैं मैप में आपको दिखाऊं तो बेसिकली ये आप देखिए, सबसे पहले अमेरिका हो गया, फिर आपको चाइना देखने को मिलेगा, रशिया देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पे UK देखने को मिलेगा। तो ये जो है 5 कंट्रीज़, इनके बारे में आप आइडिया रखिएगा, क्योंकि अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है P5 के बारे में। और इस समय अगर आप टोटल जो नॉन परमानेंट मेंबर्स वो अभी मैंने आपको बताया, इनमें अगर आप देखेंगे रिप्रेजेंटेशन जो है अफ्रीका से 3 देशों की देखने को मिलती है, एशिया से 2 देशों की, लैटिन अमेरिका से 2 देशों की, वेस्टर्न यूरोप और दूसरे देशों से 2 देशों की, ईस्टर्न यूरोप से एक। तो ये ज़रूर आप आइडिया रखिएगा। उसके बाद जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसकी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये विद इन यूनाइटेड नेशन जो है अपना जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए काम करती है। और ये इकलौती ऐसी यूनाइटेड नेशन ऑर्गन है जो कि जिसके पास पावर है कि वो डिसीजन ले सके किसी ऐसे इशू में जो कि बिल्कुल इम्प्लीमेंट किया ही जाना है किसी भी हालत में क्यों ना हो, क्योंकि इसके सभी मेंबर्स हैं। लेकिन यहाँ पे रिफॉर्म की एक बात की जा रही है, उस रिफॉर्म को आप समझिए। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जो है इस बार अपना 75वां सेशन जो है वो बेसिकली इस बार लेके चल रहा है, और इसमें जो है काफ़ी रिफॉर्म्स की बात की जा रही है 21st सेंचुरी के अंदर। वोल्कन जो बोजकिर है, ये जो टर्किश डिप्लोमेट और पॉलिटिशियन है, इन्होंने बोला है कि ये जो नए प्रेसिडेंट हैं, इनकमिंग प्रेसिडेंट होंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, इन्होंने बोला है कि इसको जो है काफ़ी एक रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। 15 मेंबर की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसको ज़्यादा डेमोक्रेटिक और रिप्रेजेंटेटिव बनाने की ज़रूरत है। आप यहाँ पे देखिए, जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको नॉर्थ अमेरिका से एक कैंडिडेट अमेरिका देखने को मिलेगा, फिर यहाँ से आपको UK देखने को मिलेगा, फ्रांस देखने को मिलेगा, चाइना देखने को मिलेगा, रशिया देखने को मिलेगा। तो ये 5 कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे, ना यहाँ से आपको कोई रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, ना अफ्रीका से कोई रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, और ना ही आपको ऑस्ट्रेलिया से कोई रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। तो सबसे बड़ा इशू यही है कि ये जो आप इसको इनअप्रोप्रिएट आप बोल सकते हैं कि कोई भी डेमोक्रेसी जो है इसमें लागू नहीं होती। दूसरा ये कि इसमें इनको वीटो है, वीटो की पावर है, तो वीटो की वजह से कोई भी एक जो डेमोक्रेटिकली डिसीजन नहीं लिया जाता है, जिस वजह से आपने देखा होगा कई बार पाकिस्तान का जो हम विरोध करते हैं उसमें कई बार चाइना जो है वीटो लगा के पूरे जो डिसीजन जिसमें सभी एग्री है, सारे देश हमारी बात सुनने को तैयार हैं आज की डेट में, सिर्फ चाइना अपनी मनमानी वीटो का पावर यूज़ करके ये जो है हमें पाकिस्तान को रोकने से मजबूर कर देता है। अगर आप देखेंगे कि लॉन्ग ड्यू जो डिमांड रही है G4 कंट्रीज़ की, जिसमें ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया और जापान को एज अ परमानेंट मेंबर करने की बात की जा रही है। वीटो पावर्स जो है UNSC में 5 परमानेंट मेंबर जो मैंने आपको बताया, इसमें ये जो इंस्ट्रूमेंट है ब्लंट वेपन है कि वो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के हिसाब से वो अपने जो डिसीजंस हैं जिनके डिज़ास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, जैसे आपने देखा जो फाइनेंशियल जो बेसिकली जो अबू हाफिज़ जो है, इसका जो एक तरीके से आपको देखने को मिलता है, इस पे जो रोक इंटरनेशनल टेररिस्ट जैसी जो एक्टिविटीज़ हैं वो लगा के उस पर लगाम लगाने की जो कोशिश की जाती है UNSC के द्वारा, तो ये सब में काफ़ी ज़्यादा चाइना बार वीटो कर देता है, और जिस वजह से इंडिया को
एक तरीके से एक बैक हैंड आ जाता है। आप देखेंगे इसमें काफ़ी ज़्यादा एक रिफॉर्म की ज़रूरत है कि एक प्रॉपर एक तरीके से मोमेंटम लाया जाए, यूनिलेटरल डिक्लेरेशन हो कि हाँ भाई यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम जो हैं इसमें अगर साथ में मिल रहे हैं तो सभी लोग साथ में मिल के आए, या फिर जो भी एक डिसीजन है उसमें वीटो का यूज़ करके उस पूरे डिसीजन को बायकॉट ना करें। ऐसा ही कुछ देखने को मिला था जब इराक के अंदर 2003 के अंदर एक जो यूएस और यूके ने मिलके इसमें इराक को अटैक करने की कोशिश करी थी और इराक को पूरी तरीके नेस्तनाबूद भी कर दिया था। उसमें हालांकि कुछ देश ऑपोजिशन में थे लेकिन वो सुनी नहीं की। तो यही बात, क्योंकि अब आप देखिए यूएसए जो है बहुत पैसा देता है यूएन को, तो जिस वजह से इतना ज़्यादा पैसा देने की वजह से उसके सबसे ज़्यादा वोटिंग राइट्स भी हैं, और वोटिंग राइट्स जो है इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बार अपने पावर का इस्तेमाल करता हुआ नज़र आता है। जनरल असेंबली जो है 122 2008 के अंदर ये डिसाइड किया गया कि जो रिफॉर्म्स हैं इसमें इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन फ्रेमवर्क को लाना चाहिए, जिससे कि रिप्रेजेंटेशन जो है देखने को मिले, एक्सपेंशन देखने को मिले यूएनएससी का। तो यही सब मैंने जो अभी आपको बताया कि सभी देशों से एटलीस्ट एक एक का तो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हर एक कॉन्टिनेंट से एक रिप्रेजेंटेशन अगर होगा। आप यहाँ पे देखिए अगर हर कॉन्टिनेंट से एक रिप्रेजेंटेशन अगर देखने को मिलेगा तो आपको ऐसे ही 7 मेंबर मिल जाएंगे। तो और अगर 7 मेंबर आपको मिल गए तो आप सोचिए 1 2 3 4 5 ये 6, ठीक है, ये जो 7 कॉन्टिनेंट से अगर एक एक कैंडिडेट मिल गया आपको, तो मान लीजिए अगर कोई डिसीजन लेना है पूरे वर्ल्ड में जितने भी इंपॉर्टेंट कोई डिसीजन है, तो उसमें मान लीजिए 4 लोगों ने एक तरफ वोट कर दिया, 3 लोगों ने वोट नहीं किया, तो डेमोक्रेटिकली आप उस डिसीजन को ले सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं, और वो डिसीजन यूनिलैटरली जो है लिया जा सकता है। तो यही सारी चीज़ें जो है बोली जा रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। इसमें 2015 में एक रेजोल्यूशन आया जिसमें आईजीएन को बनाने की बात की गई, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन फ्रेमवर्क बनाने की बात की गई। इस जो फ्रेमवर्क है इसमें ये एक डॉक्यूमेंट जनरेटेड सम, इसमें कुछ काफ़ी ज़्यादा एक आप बोल सकते हैं कि अच्छा एक डिसीजन था, क्योंकि इसमें यूएस, रशिया, चाइना जो है ये इन्होंने इसको अपोज किया था और सीरियस रिफॉर्म के लिए बोला था कि इस काउंसिल में यूएनएससी में किया जाए। G4 जो है जिसमें अभी बात की थी मैंने, इंडिया, जापान, ये सब जो देश है ये अलोन जो है अकेले जो है एक इसमें रिफॉर्म नहीं ला सकता, बल्कि सभी लोग को मिल के इसके अंदर रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। अगर आप देखेंगे कि कोविड-19 पैंडमिक के टाइम पे भी कोई खास यूनाइटेड नेशन जो है वो अपना एक बड़ा इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाया, और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अब वायरस जो है पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है। इंडिया का जो इलेक्शन हुआ है जून के अंदर एज अ नॉन परमानेंट मेंबर यूएनएससी में, ऑब्टेनिंग इंडिया में लगभग 184 वोट्स मिले। हालांकि ये सीट जो है इस बार अफगानिस्तान को मिलनी थी, लेकिन अफगानिस्तान से चूंकि हमारी दोस्ती अच्छी है जिस वजह से अफगानिस्तान से हमने बोला कि आप अभी इस बार हमें सीट दे दीजिए, तो अफगानिस्तान ने मना नहीं किया और उसने हमें सीट दे दी। तो यही चीज़ बोली जा रही है कि अभी जो ये सीट मिल गई है, सिर्फ ये सीट ही जीतना इतना बड़ा एक डिप्लोमेटिक विन नहीं है, बल्कि आने वाले जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करे जाने का जो टाइम है वो आ गया है। इसमें आप देखेंगे नई दिल्ली का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इसमें होना चाहिए कि रिफॉर्म लाए यूएन के अंदर में, और सबसे जो इंडिया का जो इशू है, पाकिस्तान से रिलेटेड इशू है, उसको बोले कि हाँ भाई हम सब मिलके ये एक इशू है इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। कोई भी मतभेद चाइना के साथ हम नहीं चाहते, कोई भी मतभेद नेपाल के साथ नहीं चाहते, और सब लोग मिल के एक अच्छा वर्ल्ड पीस और पीस की तरफ बात करना चाहते हैं। अपने जो देश है उसके अखंडता, संप्रभुता की बात करना चाहते हैं, और कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। तो ये सारी चीज़ें जो है आप गांधी जी की जो एनिवर्सरी भी मनाएंगे, गांधी जी की जो इसमें आप देखेंगे 75वीं हम जो एनिवर्सरी मना रहे हैं वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा एक एडिशनल पार्ट प्ले करेगा। तो यही सारी चीज़ें थी जो आने वाले टाइम में हम करके दिखा सकते हैं, और यूनाइटेड नेशन जो है उसको बहुत बड़ी जो एक बॉडी है, इसको कहीं ना कहीं हर जगह से रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। हर कॉन्टिनेंट से एटलीस्ट एक कंट्री को
इसमें वीटो पावर होगी तो यूनिलैटरली आप देखेंगे सभी देश मिल के किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन पे पहुंच पाएंगे और वीटो पावर का जो मिसयूज़ अभी तक हुए आए हैं इसको मिसयूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये था दोस्तों आज का टोटल लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। और मेरे टेलीग्राम चैनल से आप मेरे जो भी स्लाइड्स हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो दैट्स इट गाइस, जय हिंद।